start with our discussion. We are recording this session again for the people जो in between join करेंगे so that it becomes easy for them कि अगर बाद में भी वो देखना चाहें. So we'll start with the basics. On your screen you can see है ना the name of the fund, VentureX Fund, and basically it's an SME focused fund and it's an AIF. तो जो लोग पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं इस सेशन को, उनके लिए एआईएफ की टर्मिनोलॉजी नहीं हो सकती है. एआईएफ स्टैंड्स फॉर ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड. अब ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, पहली बात, जरूरत ही क्यों है, मतलब वी हैव एन नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट्स, म्यूचुअल फंड है, डायरेक्ट इक्विटी है, और भी बाकी बहुत सारे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज है. बहुत सारे वेज हैं जहां इन्वेस्टमेंट की जाती है. तो हमें ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड की जरूरत ही क्या है, ये क्यों है, पहले थोड़ा सा इसका बेसिक से समझ लेते हैं. उसके बाद वी विल टॉक अबाउट कि एआईएफ का जो वेंचर एसएमई फंड का पर्पस क्या है ना. तो एआईएफ को हमने डिफाइन करने के लिए एक सिंपल डिफरेंस समझाया है म्यूचुअल फंड्स और ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स का. तीन तरह के देखिए लाइसेंस होते हैं जो सेबी प्रोवाइड करती है. इनफैक्ट चार तरह के हैं. फर्स्ट इज इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, जहाँ पे आप एडवाइस कर सकते हैं अपने इन्वेस्टर को कि कहाँ पर उनको पैसे डालने चाहिए. तो खुद से आप पैसे मैनेज नहीं कर रहे, बट यू आर एडवाइजिंग देम टू पुट इट इनटू डिफरेंट अदर प्रोडक्ट्स. तो जो फर्स्ट लाइसेंस होता है सेबी से, द बॉटम मोस्ट लाइसेंसेज ऑफ पीएमएस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज. इसमें एएमसी, एएमसी इज द एसेट मैनेजमेंट कंपनी. उस कंपनी को खुद का कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं होती. वेयर एज इन द इन्वेस्टर नीड्स टू पंप इन एटलीस्ट 50 लाख, 50 लाख रुपए इन्वेस्टर को डालने पड़ते हैं. इसके ऊपर का लाइसेंस है म्यूचुअल फंड का. म्यूचुअल फंड का लाइसेंस में आप एक इंस्टीट्यूट बन जाते हैं. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में आप इंस्टीट्यूट नहीं है. तो इंस्टीट्यूट का मतलब क्या है कि जैसे आईपीओ में तीसरा जो कैटेगरी है, एक रिटेल कैटेगरी है, एक एचएनए कैटेगरी, एक इंस्टीट्यूट कैटेगरी, तो इंस्टीट्यूट में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते पीएमएस में. वो वाली ऑप्शन म्यूचुअल फंड में ओपन अप हो जाती है कि आप एज एन इंस्टीट्यूट भी फंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे. आप इंस्टीट्यूट की तरह भी आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं. म्यूचुअल फंड के थ्रू, मतलब जो एएमसी कंपनी है उसको मिनिमम अपना 50 लाख रुपीज पर स्कीम लगाना पड़ता है. और इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से 500 रुपए जनरली जो कंपनीज हैं 500 रुपीज मिनिमम इन्वेस्टमेंट रखती है. ऑल्दो कपल ऑफ एएमसी ने 100 रुपीज भी ट्राई किया है इन्वेस्टमेंट का. तो ये बेसिकली एक रिटेल का प्रोडक्ट है. इससे भी ऊपर का जो लाइसेंस है, म्यूचुअल फंड से भी ऊपर का जो लाइसेंस है, वो एआईएफ का लाइसेंस है, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड का. अब जब ये लाइसेंस आता है तो एएमसी को मिनिमम 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, 5 करोड़ रुपए खुद के लगाने पड़ते हैं. और जो इन्वेस्टर है उसको मिनिमम 1 करोड़ टोटल इस एक फंड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा पर स्कीम. इन्वेस्टर को 1 करोड़ रुपए, और जो स्पॉन्सर है एआईएफ फंड मैनेजर है, उनका बेसिकली 5 करोड़ रुपए मिनिमम इन्वेस्ट होता है. तो ये हाईएस्ट डिग्री ऑफ लाइसेंस है. म्यूचुअल फंड में जैसे आप इंस्टीट्यूट बनते हैं, एआईएफ में भी आप इंस्टीट्यूट बनते हैं. बट इसके साथ ही एआईएफ में आप अनलिस्टेड के वर्ल्ड में भी पैसा लगा सकते हैं. जैसे म्यूचुअल फंड सिर्फ इंडिया में जो लिस्टेड स्टॉक मार्केट में शेयर्स हैं उसी में पैसा लगा सकते हैं. बीएससी पे 7,000 कंपनीज लिस्टेड हैं और एनएससी पे 2,000 कंपनीज. इनफैक्ट ट्रेडिंग जो होती है वो टॉप 700-800 काउंटर्स में ही होती है. पर फिर भी अगर मैं 2000 का एक विंडो देखूं तो 2000 कंपनीज में आप इन लिस्टेड स्टॉक्स में म्यूचुअल फंड के थ्रू एक्सपोजर ले सकते हैं. इसके अलावा जो वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड में 3 या 4 कैटेगरीज पॉपुलर हैं. पहली कैटेगरी है प्री आईपीओ. जब आप आईपीओ से पहले कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो भी जिस कंपनी का आईपीओ आया नहीं, उसको हम प्री आईपीओ बोलते हैं. द सेकंड कैटेगरी इज ऑफ एसएमई. जब एसएमई स्टैंड्स फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज. इंडिया एक ऐसी यूनिक प्रपोजिशन है, इंडिया एक ऐसी सेकेंड कंट्री है आफ्टर यूके, जहां पर्टिकुलरली गवर्नमेंट ने एक्सचेंजेस बनाई हैं स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को फंड रेज करने के लिए. बीएससी, एसएमई और एनएससी एमर्ज. इन एक्सचेंजेस पे छोटी कंपनीज अपने आप को लिस्ट करवा सकती हैं और वहां से चीजों को आगे फॉरवर्ड लिया जा सकता है. तो आई विल टॉक इन डिटेल अबाउट दिस. ये प्रपोजिशन बड़ी ही यूनिक है क्योंकि इंग्लैंड के अलावा, यूके के अलावा ये प्रपोजिशन कहीं और एग्जिस्ट ही नहीं करती. द थर्ड
सेगमेंट इज स्टार्टअप्स एंड यूनिकॉर्न्स, जो छोटी कंपनीज, स्टार्टअप्स जो जनरली टेक कंपनीज हैं और जो बड़ी हो जाती हैं तो उसको यूनिकॉर्न बोल देते हैं। एंड द फोर्थ स्पेस इज ऑफ डेली लिस्टेड स्टॉक्स, कंपनी जो एनसीएलटी में चली गई या फिर लिस्टेड थी, उसको अनलिस्ट कर लिया गया, उसमें दो चार कंपनीज को मर्ज किया गया और फिर वापस से लिस्टिंग कर दी गई, तो एन नंबर ऑफ सिनेरियोज बनते हैं। प्राइवेट इक्विटी फंड्स के लिए ये ज्यादा पॉपुलर स्पेस रही है। तो ये चार सेगमेंट्स भी ओपन हो जाते हैं। इन चार सेगमेंट्स में इंडिया में ऑल दो 20 लाख से ऊपर कंपनीज रजिस्टर्ड हैं, बट 58,000 कंपनीज हैं जो इस सेगमेंट में फॉल करती हैं उस 58,000 कंपनीज में, और साथ में ये म्यूचुअल फंड की 2,000 कंपनीज। तो एआईएफ में आप लिस्टेड स्टॉक्स में भी पैसा लगा सकते हैं, और अनलिस्टेड के ये चारों सेगमेंट्स जिसमें हमने प्री आईपीओ, एसएमई, स्टार्टअप्स एंड यूनिकॉर्न और डीलिस्टेड स्टॉक्स के बारे में बात करी, तो ये 58,000 का शेयर कंपनीज का भी जो पोर्टफोलियो है, जो बेसिकली आपका इन्वेस्टमेंट रेंज है वो ओपन अप हो जाती है, तो टोटल 60,000 ऑर्गेनाइजेशन हो गई। तो म्यूचुअल फंड से बहुत बड़ा स्कोप हो जाता है एआईएफ का। सिमिलरली म्यूचुअल फंड्स एफएनओ, फ्यूचर एंड ऑप्शंस वगैरह में पैसे नहीं डाल सकते, या कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजीज में पैसे नहीं डाल सकते। ऐसी कुछ कैटेगरीज अवेलेबल हैं एआईएफ में जहां पर इन सब चीजों के थ्रू भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के थ्रू मतलब अनटिल आप आरईआईटी के बीच में आप एक्सपोजर लें। म्यूचुअल फंड्स आज की डेट में मतलब इनडायरेक्ट वे से रियल एस्टेट में एक्सपोजर ले रहे हैं, बट एज सच आपके पास कॉम्प्लेक्स रियल एस्टेट जैसे कि कोई अगर आप डेटा सेंटर्स के बीच में पैसा डालना चाहें या कोई ऐसी कमर्शियल प्रॉपर्टीज में पैसा डालना चाहें, वो बहुत ऑप्शंस लिमिटेड है म्यूचुअल फंड्स में, बट एआईएफ तो पर्टिकुलरली इस प्ले में काफी ज्यादा प्ले करते हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट में, वो काफी ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड कैटेगरी में अवेलेबल नहीं होता। ऑन अ ब्रॉडर लेवल हम ये बात कह देते हैं कि जो म्यूचुअल फंड है वो लॉन्ग रन में 12 से 20% रिटर्न्स बनाते हैं, और एआईएफ अगर अच्छा फंड मैनेजर है तो ही कैन इवन डिलीवर 3 टाइम्स, मतलब हम ब्रॉडली कह देते हैं कि 3 गुना ज्यादा रिटर्न आ जाते हैं म्यूचुअल फंड से, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस ज्यादा अवेलेबल है। तो ये एक बेसिक्स है। what is the difference between mutual fund portfolio management services and AIF? Now AIF के बारे में हमने एक बेसिक तरीके से बात करी कि जो हमने अनलिस्टेड स्टॉक्स के बारे में बात करी, तो अब हमने बात कर रहे हैं कि वेंचर एक्स एसएमई फंड। तो इस एआईएफ में हमने एसएमई में फोकस किया है, जबकि प्री आईपीओ भी ऑप्शन अवेलेबल थी हमारे पास वी कुड हैव डन मल्टी, मतलब हम हाइब्रिड भी कर सकते थे कि कुछ पैसा प्री आईपीओ में डाल देते, कुछ पैसा एसएमई में डाल देते, कुछ पैसा ए स्टार्टअप्स में डाल देते, बट हमने एसएमई पिक किया है बिकॉज इन वर्किंग इन ऑल 4 सेगमेंट्स। हम पिछले 6 साल से प्लानिफाई को रन कर रहे हैं लिस्टेड मार्केट में, एंड इन दीज 4 सेगमेंट्स बट वी रियलाइज्ड कि द बेस्ट रिटर्न्स आर एक्चुअली कमिंग इन द एसएमई स्पेस। तो ये चारों सेगमेंट्स में सबसे ज्यादा अच्छे रिटर्न जो हैं वो एसएमई स्पेस के हैं। इसकी वजह से हमने एसएमई फोकस्ड फंड किया है। इसी की चीज को मैं पहले एक्सप्लेन करना चाहूंगा। तो व्हाट वी विल डू इज वी विल टॉक अबाउट द रिटर्न्स, क्योंकि सबसे पहले वाई डिफाइन करना जरूरी है। और रिटर्न्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट किस चीज के लिए की जाती है? रिटर्न्स के लिए। तो वो रिटर्न्स को एक बार ही देख लेते हैं, उससे काफी चीज मतलब समझ में भी आ जाएगी। हमने यहाँ क्या किया है कि हमने निफ्टी और निफ्टी का स्मॉल कैप इंडेक्स और निफ्टी का एसएमई का इंडेक्स, तीनों निफ्टी के इंडेक्सेस उठा लिए, उनको पिछले 5 साल के लिए चार्ट आउट कर दिया। जो जो उन्होंने रिटर्न जनरेट किए हैं, ये डेटा 31 मई तक अपडेटेड है। उसमें जो 5 इयर्स का रिटर्न लिया है हमने, उसमें एब्सोलूट टर्म्स में भी और सीएजीआर टर्म्स में भी हमने चार्ट आउट कर दिया है। एब्सोलूट टर्म इज कि बेसिकली अगर लमसम पैसे डाले हों तो क्या रिटर्न्स बने, और सीएजीआर टर्म्स इज कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, तो बेसिकली हर साल कंपाउंडेड रिटर्न क्या बना। इस चार्ट को डालने पर एक चीज जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हर साल एसएमई ने स्मॉल कैप्स को और स्मॉल कैप्स ने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है। ऐसा कोई भी साल नहीं है जहां पर ये आउट परफॉर्मेंस हमें एग्जिस्टेंस में नहीं दिखती। और जबकि पिछले 5 साल काफी चैलेंजिंग थे। 2 साल, अगर मैं 5 साल पहले चला जाऊं, तो फर्स्ट 2 इयर्स वॉज इन कोविड। 2020-21 कोविड में था, और उसके बाद रशिया यूक्रेन की वॉर लग गई, जो आज भी चल रही है। और
उसके बाद इवन जब इलेक्शंस आए तो इस बार प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी अपनी यूनानिमस गवर्नमेंट नहीं बना पाई। दे हैड टू टेक सपोर्ट ऑफ कपल ऑफ अदर पार्टीज, जो कि अगेन स्टॉक मार्केट के लिए उतना अच्छा नहीं गिना जाता। इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, वन थिंग व्हाट वी हैव रियलाइज्ड इज कि ये जो CAGR और जो ये रिटर्न्स आए हैं SME के, वो हमेशा स्मॉल कैप से ज्यादा हैं और स्मॉल कैप के निफ्टी से ज्यादा हैं। एक बार इस आउट परफॉर्मेंस को समझ भी लेते हैं कि कितनी है। एक 5 साल का रिटर्न देखें तो अगर 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया हो तो निफ्टी SME के इंडेक्स ने रिटर्न दिया है 1180% का। मींस 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पे ऑलमोस्ट 11.8 करोड़ रुपीस जनरेट हुए हैं। यही स्मॉल कैप ने 333% का रिटर्न दिया है। मींस 1 करोड़ के ऊपर 3.33 करोड़ का रिटर्न आया है। और निफ्टी में वही 1 करोड़ के ऊपर 152%, मतलब 1.5 करोड़ का रिटर्न आया है। अब 1.5 करोड़ में और 11.8 करोड़ में तो ऑलमोस्ट 8 टाइम्स का डिफरेंस है। और सिमिलरली 3.33 करोड़ में और 11.8 करोड़ में ऑलमोस्ट 3.5 टाइम्स का डिफरेंस है। और ये मैं जो 8 गुना और 3.5 गुना की बात कर रहा हूँ, आई एम जस्ट टॉकिंग इन अ 5 ईयर टेन्योर। मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये 15 साल बाद इकट्ठे हो जाएंगे जी, 20 साल के बाद भी इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये तो मैं सिर्फ अभी 5 साल के ही रिटर्न्स के ऊपर इतना डिफरेंस मतलब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि SMEs का एक्सपोजर लेना और होना बहुत जरूरी है। अगर ये चार्ट को मैं 5 की बजाय 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल भी करता तो भी रिजल्ट सिमिलर ही रहते, तो भी कोई हमें बहुत कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं दिखता। तो SMEs के बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। देखिए, गवर्नमेंट ने SME की एक्सचेंजेस 2013 में 2013 में बनाई थी और अभी तक तकरीबन 1200 कंपनीज की SME पे लिस्टिंग हो चुकी है। ऑलमोस्ट मतलब 1/3 कंपनीज इसमें से मेन बोर्ड पे ऑलरेडी माइग्रेट कर चुकी हैं। और हर चौथी कंपनी ने, मतलब ऑलमोस्ट एवरी फोर्थ कंपनी हैज गिवन अ रिटर्न ऑफ मोर देन 33.4% CAGR। मतलब कंपाउंडेड 33% से ज्यादा का रिटर्न हर चौथी कंपनी ने दिया है। एंड इट टेक्स अबाउट 3.5 years, 3.5 साल लगते हैं SME से मेन बोर्ड पे माइग्रेशन में। तो ये भी एक नंबर है जो ध्यान रखने वाला है। ओवरऑल काफी सारी कंपनीज हैं विच हैज गिवन रिटर्न्स ऑफ, मतलब मैग्निफिकेंट रिटर्न्स हैं। ये कंपनीज जैसे पिछले 10 साल में जो लिस्ट हुई हैं, किसी ने 67 टाइम्स, 53 टाइम्स, फिर 49 टाइम्स, 46 टाइम्स। ओवरऑल 67 टाइम का मतलब है 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट 67 करोड़ बन गई, है ना, इन अ स्पैन ऑफ अराउंड 10 years। नेक्स्ट कंपनी में 53 टाइम्स, जो 53 करोड़, 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 53 करोड़ हुआ है इन अ स्पैन ऑफ अराउंड 8 years। तो ये काफी सिग्निफिकेंट है। देखिए, SME की एक्सचेंज तो इंडिया में अभी बनी है, बट बहुत सारी कंपनीज हैं जो आज आप जानते हैं जिन सब कंपनीज को। और जैसे इंफोसिस, इंफोसिस 1993-94 में जब उसका IPO आया था तो कंपनी वाज ओनली वैल्यूड एट 150 करोड़। आज कंपनी का मार्केट कैप 7.5 लाख करोड़ का है ना। तो कंपनी 94 से लेके 2002 तक हर साल 100% से ज्यादा ग्रो कर रही थी। और मतलब इट हैज क्रिएट जनरेटेड enormous wealth फॉर द इन्वेस्टर्स। कंपनी मतलब हैज बिकम ऑलमोस्ट 5000x इन लास्ट 30 years। सिमिलरली इंफोसिस के अलावा अगर मैं डीवी स्लैब की बात करूं, 140 करोड़ के वैल्यूएशन पे उसका IPO आया था। और उस वक्त भी मतलब 10 रुपए पे जिसने शेयर लिए थे उसने भी 14 करोड़, 140 करोड़ में 10 करोड़ के शेयर बेचे थे, थिंकिंग कि उसने 14 गुना पैसे बना लिए। आज डिवीज लैब इंडिया की लार्जेस्ट फार्मा कंपनी है, 1,40,000 करोड़ का मार्केट कैप है, वन ऑफ द लार्जेस्ट फार्मा कंपनी है, जो कि 1000 गुना हो गई। सिमिलरली HDFC बैंक का 1996 में जब IPO आया था इट वाज ओनली वैल्यूड एट 400 करोड़। आज कंपनी 12.5 लाख करोड़ पे मार्केट कैप पे है। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू इसकी ये भी SME की ही कंपनी थी। बेसिकली 10,000 करोड़ से नीचे सारी कंपनीज को हम छोटा ही गिनेंगे इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, और उसको SME में ही प्लेस करेंगे। और ये टिपिकली मैंने वो कंपनीज पकड़ी हैं जो 500 करोड़ से भी नीचे की थी और जिन्होंने जाकर बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। तीनों कंपनीज आज निफ्टी का पार्ट है। और बेसिकली द कंपनीज हैव डन वेरी वेल।
यही एक चीज जो मैं इसी चीज पे एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि एसएमईज के रिटर्न जो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ रहे हैं, क्यों आते हैं? कि जब एक कंपनी अपना आईपीओ करती है एंड लेट्स से वो 10 करोड़, 20 करोड़, 40 करोड़ के प्रॉफिट पे है एंड दे आर रेजिंग लेट्स से 50 करोड़ और 100 करोड़, एंड दे आर पुटिंग दैट मनी बैक इनटू द बिजनेस। उस बिजनेस में जब वो पैसा डाल रहे हैं तो वो हो सकता है केपेक्स पे डाल रहे हो, मतलब बेसिकली कोई नई मशीनरीज खरीद रहे हो, कोई नया प्लांट सेटअप कर रहे हो, या फिर वर्किंग कैपिटल के लिए उनको पैसा चाहिए हो। बहुत सारी हम कंपनीज देख रहे हैं जिनके पास अच्छी खासी कुछ 100 ऑफ करोड़ में, कुछ थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में ऑर्डर बुक्स हैं, जिनको पैसा चाहिए उस ऑर्डर बुक्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, और वो पैसा रेज कर रही हैं और बिजनेस उनका अच्छा ग्रो कर रहा है। और स्टॉक मार्केट का एक बेसिक फंडामेंटल क्या कहता है कि जिस पेस से कंपनी की अर्निंग बढ़ेगी उसी पेस से शेयर प्राइस बढ़ेगा। तो अगर कंपनी का बेसिकली अगर कंपनी इज ग्रोइंग 100% ईयर ऑन ईयर, तो शेयर प्राइस विल ऑल्सो फॉलो दैट। along with that, what we have observed in SMEs is कि ये कंपनीज जनरली एनीवेयर बिटवीन 10 to 20 की पी पे आती हैं लिस्टिंग पे, और जब ये एक बड़े प्रॉफिटेबिलिटी पे चली जाती हैं, बेटर रेवेन्यूज पे चली जाती है, मान लीजिए 10 करोड़ की कंपनी 100 करोड़ पे बन गई, तो उसको एक बेटर पी भी बहुत बार मिलने लग जाता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो एक बेटर मल्टीपल मिलने लग जाता है। तो अगर पहले 10 का मल्टीपल था, अगर उसको 30, 40, 50 और इवन कई कंपनी में तो 100 तक का भी पी मिल रहा है, तो वो दोनों की जब दोनों चीजों की क्लबिंग हो जाती है कि बेसिकली पी की एक्सपेंशन मिल गई प्लस आपको अर्निंग्स की ग्रोथ मिल गई, तो उस वजह से ये जो रिटर्न्स हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमें दिखते हैं। अ, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो हम बेसिकली बैक करना चाहते हैं अच्छे एंटरप्रेन्योर्स को, जो कि इंडिया की ये ग्रोथ स्टोरी को हमें लगता है कि नेक्स्ट 2-3 डेकेड्स तक आगे लेकर जाएंगे। और इंडिया में बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो कि काफी अच्छा ग्रो कर रहे हैं, तो विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। अगर हम अपनी बात करें तो पिछले 6 साल से हम अनलिस्टेड मार्केट में काम करते आए हैं, जिसमें यही प्री आईपीओ, एसएमई, स्टार्टअप्स, यूनिकॉर्न्स और डीलिस्टेड स्टॉक्स में वी हैव द प्लेटफॉर्म इन द नेम ऑफ प्लानिफाई, एंड इट इज द लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म इन इंडिया, जिसमें 700 प्लस अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल इन्वेस्टमेंट के लिए। एंड द कंपनीज विच वी चेरी पिक्ड फॉर आवर इन्वेस्टमेंट्स, दैट कंपनीज जो जो हमें पसंद थी, हमने इन्वेस्टमेंट करवाई है जिन कंपनीज में अपनी करी है, दैट हैज गिवन अ सब्सटेंशियल रिटर्न। तो हमारी जो परफॉर्मेंस है वो 98% CAGR है इन लास्ट 6 years। आई शोकेस दैट एज वेल। मतलब उसकी वजह से, मतलब 3 years बिफोर वी हैड दिस एस्पिरेशन कि जहां पर AIF, बहुत सारे इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने बोलना स्टार्ट किया कि वी शुड गेट इनटू managing funds, and that is where we actually applied for this license from SEBI, and God grace हमें 2 साल लग गए इस लाइसेंस को लेने में, सेटअप करने में, सब कुछ। And first fund which we have started now, we are very close of achieving 200 crores in the first fund, and this is going to be a 1,000 crore fund। तो जिस पेस पे हम चल रहे हैं, हमें लगता है कि इस साल में हम इसको 1,000 करोड़ का फंड भी कर देंगे। So, if I talk about the team members as well, so we have around 80 plus employees in our office, at our office. So, in the investment committee, we three are the part of the investment committee. So, along with me is Ishima. She heads, so she is our chief investment officer, and she heads the investment research area. तो जितने भी एनालिस्ट हैं वो बहुत क्लोजली इशिमा के साथ काम करते हैं। बिफोर ज्वाइनिंग अस, शी वाज अर्लियर हेडिंग द वैल्यूएशंस फॉर अर्नेस्ट एंड यंग। तो EY के लिए वो वैल्यूएशंस को हेड करते थे इन यूरोपियन मार्केट्स, और वहां पर कंपनीज की वैल्यूएशंस करना, ड्यू डिलिजेंसेस करना, उनका बहुत स्ट्रांग होल्ड है उन चीजों पे। इसमें एवरी कंट्री इज फेमस फॉर समथिंग समथिंग डिफरेंट। लाइक जर्मनी है, वो इंजीनियरिंग गुड्स के लिए फेमस है। फ्रांस है, वहां पे कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी का काम काफी है, जैसे वाइन की बॉटल्स, परफ्यूम्स, फास्ट फैशन। इवन यूके की जो मार्केट है वो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए काफी फेमस है। तो एवरी कंट्री हैज इट्स ओन न्यूएंसेस, एंड शी हैज वर्कड वेरी क्लोजली विद डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट बिजनेसेस, जिसकी वजह से मतलब शी इज मतलब heading our overall investment research part. Along with us, we also have Manish Nath ji. So Manish Nath ji, before joining us, spent about 2 decades
ऑन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। 20 साल उन्होंने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे बिताए हैं, जहां पर वो आर्कस्टोन कैपिटल विच इज अ यूएस बेस्ड हेज फंड, उसका पैसेज टू इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड मैनेज करते थे। और वो मैनेज करते हुए उन्होंने ज्योति रेजिन, एस्ट्रल पाइप, रेफेक्स, वॉरी रिन्यूएबल्स, काफी सारी कंपनीज में पैसा बनाया है। ज्योति रेजिन में 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आज 700 करोड़ है। एस्ट्रल पाइप में 250 करोड़ में उन्होंने एंट्री की थी, विच इज एट क्लोज टू 60,000 करोड़ मार्केट कैप। So he has and he's ranked #1 AIF fund manager across the world। 50,000 फंड मैनेजर में ही इज रैंक #1। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा डेटा पॉइंट है उनके लिए। तो वी थ्री फाइनली डिसाइड वेयर टू एंटर एंड विच कंपनी वी शुड इग्नोर। Overall, we have a team of about 10-12 research analysts. These people are sector specific analysts। काफी सारे पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर हम कंपनीज को एनालाइज करते हैं। These folks are CFA level 1, level 2, level 3 folks, few are MBA finance folks। हमने कुछ टेक्नोलॉजी के भी सेक्टर्स के भी बच्चे उठाए हैं, so that they can help us analyzing those tech sectors as well। Similarly, we have operations team। हमारे पास बाकी की पूरी टेक टीम और सारे इन्वेस्टमेंट टीम अवेलेबल है, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं। द टीम इज अगेन have a very मतलब is very have very good connects। We have very good connects with the investors or with our partners। The investment banking team takes care of that uh, across India now। This is the first time when we are actually, तो अभी पूरी की पूरी टीम हमारी एचओ गुड़गांव दिल्ली एनसीआर में बैठती है। एंड वी आर ओपनिंग आवर ऑफिसेज सून एट so we have opened our office at Ludhiana Stock Exchange। We are opening 5 offices at Punjab। तो हम चंडीगढ़ में, पटियाला में, जलंधर, अमृतसर में और इवन हिमाचल में, शिमला में 5 नए ऑफिसेस प्लान कर रहे हैं। सिमिलरली हम मध्य प्रदेश में इंदौर में वी आर ओपनिंग आवर ऑफिस। एंड इंदौर के अलावा वहां पर जबलपुर, ग्वालियर, झांसी एंड भोपाल। दीज आर अनदर 5 एरियाज। तो 6 जगह पे हमने मध्य प्रदेश पे जीरो इन किया है। एंड मुंबई ऑब्वियसली, मतलब बीइंग सेंटर ऑफ फाइनेंस, तो मुंबई में मतलब वी आर गोइंग टू ओपन आवर ऑफिस। We have already shortlisted the folks, very senior folks, almost 20 year plus veterans। हमें दूसरे इंडस्ट्रीज से, मतलब म्यूचुअल फंड में या फिर एआईएफ्स में से हमें आकर ज्वाइन कर रहे हैं। एंड देन दे विल बी कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स टेकिंग अस टू मोर ऑफ इन्वेस्टर्स, ताकि हमारा जो ओवरऑल ये पार्ट है वो काफी बेटर किया करा जा सके। We are right now at the stage finalizing people for Bangla as well as for Gujarat। गुजरात में भी हम अपना ऑफिस सूरत, गिफ्ट सिटी, अहमदाबाद और बड़ौदा में ओपन करना चाहते हैं। इवन वी माइट बी इवन ओपनिंग ऑफिस एट राजकोट। एंड सिमिलरली मतलब बैंगलोर में भी सेम, हम अपनी बैंगलोर हैदराबाद साइड में भी प्रेजेंस बना रहे हैं। एंड ओवरऑल इट विल टेक अस एन ईयर टू ओपन ब्रांच ऑफिसेज अक्रॉस इंडिया। दैट्स द मेन पॉइंट, to be available for the investors so that we can take care of we can provide them good service। We can help them out with their investments। ओवरऑल अगर अगेन मैं एसएमई के बारे में बात करूं थोड़ा, तो आज इंडिया की जीडीपी में 30% एसएमई कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अराउंड 50% के करीब हमारा एक्सपोर्ट्स का एसएमईज के थ्रू पावर इन हो रहा है। और ये रिटर्न्स के बारे में तो मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ आप लोगों के साथ। तो विल टॉक। और वैसे भी गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत बड़ा पुश है एसएमईज को लेके। बीट मेक इन इंडिया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, इवन जो ये सेक्शन 43BH है था, इसके थ्रू गवर्नमेंट ने मतलब गवर्नमेंट वांटेड कि एसएमईज के को अच्छे से पैसे मिल जाएं, तो उन्होंने 45 डेज का एक साइकिल बनाया है, ताकि क्रेडिट साइकिल में उनको आराम से पैसे मिलते रहें। एंड दिस हैज अगेन अ गेम चेंजिंग थिंग फॉर एसएमईज। सिमिलरली एक एसएमई का सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड बनाया गया है। राइट नाउ इवन वी आर इन टॉक्स विद दिस फंड। एंड इफ थिंग्स गोज वेल इन बिटवीन जुलाई टू सितंबर, मतलब वी आर एक्सपेक्टिंग कि दिस फंड आल्सो टू बिकम वन ऑफ द इंस्टीट्यूट हु विल be a part of our investment journey।
प्रिंसिपली मतलब चीजें बढ़ रही हैं आगे, तो एक क्वार्टर हो सकता है हमें लग जाए, तो ये भी हमारे फंड में आकर कंट्रीब्यूट करेंगे आने वाले टाइम में। आई एम वेरी होपफुल। सिमिलरली जीडीपी के बारे में अगर हम बात करें, अगर इंडिया आज थर्ड लार्जेस्ट जीडीपी बनना चाहती है फ्रॉम फोर्थ लार्जेस्ट, तो एसएमईज विल प्ले अ वेरी बिग रोल वहां पर। हमें लगता है कि और गवर्नमेंट अगर अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना चाहती है, तो एसएमईज को बढ़ावा दिए बिना ये काम नहीं हो सकता। नाउ क्वेश्चन अगेन कम्स आउट कि हाउ डू वी चेरी पिक दैट फोर्थ कंपनी की जो 33% से ज्यादा का सीएजीआर रिटर्न दे सके। तो we'll talk about how do we pick companies or what do we believe in. तो फर्स्ट इज आर इन्वेस्टमेंट अप्रोच। हमें लगता है कि स्टॉक मार्केट में बेसिकली मतलब स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट बहुत सिंपल है, तीन ही चीजें मैटर करती हैं कि आपको क्या खरीदना है, कब खरीदना है और कब बेचना है। बट टू बाय, व्हेन टू बाय एंड व्हेन टू एग्जिट। जितना खरीदना, क्या खरीदना और कब खरीदना इंपॉर्टेंट है, उतना एग्जिट भी इंपॉर्टेंट है। एट टाइम्स यू डोंट एग्जिट एट द राइट टाइम, और उसकी वजह से आप मतलब मतलब अभी जैसे अगर मैं लास्ट सितंबर की बात करूं, इवन आफ्टर 9 months शेयर आर लॉट ऑफ शेयर्स आर इवन टिल टुडे आर 30%, 40% डाउन फ्रॉम द हाइज विच दे मेड 9 months बैक। तो ये एक चीज है जो हम कहते हैं कि ईआईयूएस में मच बेटर है एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड विल नेवर रिटर्न मनी ऑफ द इन्वेस्टर्स अंटिल दे आस्क। हमारे केस में हम जब हमें लगता है कि शेयर का प्राइस काफी बढ़ गया है और हमारे टारगेट पूरे हो गए हैं, तो वी मेक एन एग्जिट एज वेल। Similarly, if I talk about our investment framework, so it is LMVT, what we say. L goes for leadership. लीडरशिप में हम कहते हैं कि पहले बंदा बाद में धंधा, है ना, कि फर्स्ट द फाउंडर एंड देन हिज बिजनेस। और इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं विच मैटर्स, कि फाउंडर कैसा है, उसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस, उसका मतलब हाउ वेल ही मैनेजेस द फाइनेंसेस ऑफ अ कंपनी, कितना बड़ा वो सोच पा रहा है, व्हाट इज इज बिजनेस एक्यूमन, कितना शार्प है, उसकी मैनेजमेंट टीम कैसी है, उनकी प्रोफिशिएंसी कैसी है। ऑल ऑफ दिस बिकम्स अ पार्ट ऑफ लीडरशिप। देन कम्स मोट। मोट में कंपनी का बेसिक की डिफरेंशिएटर क्या है। इट कुड बी द प्रोडक्ट, इट कुड बी देयर डिस्ट्रीब्यूशन, इट कुड बी इकोनॉमी ऑफ स्केल, इट कुड बी देयर लाइसेंस, could be their patent, it could be thing which basically differentiate them from the competitors, कि जिसकी वजह से दूसरा बिजनेस उतनी जल्दी उस बिजनेस में ना आ सके। ऐसे बिजनेसेस में हायर मार्जिन रहते हैं। इन सब चीजों में ये भी देखा जाता है कि मार्केट का साइज क्या है इन विच दीज कंपनीज आर ऑपरेटिंग इन। ओवरऑल देन कम्स वी गोज फॉर वैल्यूएशन, हम किस कंपनी को किस वैल्यूएशन पे एंटर कर रहे हैं। तो स्टॉक मार्केट में एक ब्यूटी क्या है कि एक 10 रुपीज का प्रोडक्ट, एक 10 रुपीज की कंपनी बेसिकली 5 रुपीज में भी अवेलेबल है। एंड देयर आर कंपनीज विच शुड हैव अ 10 रुपी वैल्यूएशन but may be available at 75 rupees. तो we need to decide at what price we are entering in, because उसी से ही रिटर्न बनने हैं। तो अगेन यहाँ पे हम बहुत पर्टिकुलर हैं कि हमें अच्छे वैल्यूएशंस पे कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना है। देन कम्स द टेलविंड्स, कि और at this point of time where the world or the government is focusing right now across the world, AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज्यादा बड़ा पुश है। सिमिलरली गवर्नमेंट का बहुत बड़ा पुश है रेलवेज के ऊपर, सोलर के ऊपर, डिफेंस के ऊपर, क्लीन वाटर के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। बहुत सारे सेक्टर्स में पीएलआई स्कीम्स लेकर आ रही है गवर्नमेंट, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स। एंड दैट इज वेयर वी आल्सो सी आवरसेल्व्स कि हम बेसिकली प्ले करना चाहते हैं कि जहां गवर्नमेंट की बैकिंग हो और अगर एक अच्छा मोट हो, तो बहुत बार बिजनेस काफी लंबा खींच जाते हैं, 5 5 10 10 साल, where they are able to grow at a very fast pace. We want to back those founders, we want to back those companies. इसमें बेसिकली एसएमई से जब वो कंपनी मेन बोर्ड पे मूव होगी, तो दैट इज वेयर आवर स्वीट स्पॉट बिकम्स, वेयर वी बेसिकली मेक एन एग्जिट। और अदरवाइज अगर वो बहुत ओवर वैल्यूड हो जाती है, लाइक 10 की चीज लेट्स से 70 75 रुपीज में ट्रेड होने लगी, तो देन ऑल्सो वी विल वांट टू एग्जिट। अदरवाइज दिस इज अ बिट मोर nuances, कि we see all of these things, so there is an a good checklist of each sector कि हमें क्या क्या चीजें देखनी है
before saying yes to any company uh, while we invest in that organization. ओवरऑल अगेन मैं अगर मतलब ड्यू डिलीजेंस की बात करूं तो देखिए ओवरऑल रिस्क को आप कैसे कंटेन करेंगे। एक बिजनेस में दो ही तरह के रिस्क हैं, मतलब एक कंपनी तभी फेल हो सकती है या तो उसका डेट ज्यादा हो या कॉर्पोरेट गवर्नेंस लूज हो। डेट ज्यादा का मतलब कंपनीज जहां पर ज्यादा लेवरेज हो, जहां पर जब भी कोई इकोनॉमी का डाउन टाइम आता है, कोई रिसेशन आता है या कोई डिप्रेशन आता है या कोई वॉर लाइक सिचुएशन हो या कोई कोविड लाइक सिचुएशन हो, ऐसी सिचुएशंस में कंपनीज जिनकी बुक्स ज्यादा लेवरेज हैं दे माइट फेस प्रॉब्लम्स इन मतलब सर्विसिंग दोज डेट्स। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को हम अवॉइड करते हैं। सेकंड इज ऑन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, वी कॉल दिस एज फॉरेंसिक ड्यू डिलिजेंस, एंड इनफैक्ट नाउ वी हैव सेट अप अ रिस्क एंड फ्रॉड डिटेक्शन टीम, ताकि कोई भी गलत कंपनी में हम पैसा ना लगाएं और उसको हम अवॉइड कर सकें। अभी ये टीम का काम क्या है, पर्टिकुलरली कंपनीज को चेक करना उसमें कि कैश की एडजस्टमेंट्स ना करते हो फाउंडर, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स ना करते हो, अनरिलेटेड अनरिलेटेड बिजनेस में पैसे ना डालते हो। जैसे ऑफ लेट वी गॉट अ कंपनी वेयर दे सेड कि वी आर मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर्स, एंड ओवरऑल सेमीकंडक्टर्स में भी उन्होंने बोला कि दे बेसिकली मतलब सचिन तेंदुलकर हैज इन्वेस्टेड इन इट, और हमें बताया गया कि मतलब इट वाज बेसिकली पॉलिटिकल बैक्ड कंपनी। आई डोंट वांट टू नेम दोस पॉलिटिकल कनेक्शंस। तो वी सेड इट इज गुड, इंडिया में वैसे भी सेमीकंडक्टर्स नहीं बनते मोस्टली, तो अगर किसी ने सेटअप शुरू किया है तो इट कुड बी एक्चुअली अ गेम चेंजर। बट व्हेन वी लुक्ड एट द बुक्स we realized they have actually recorded trading of cashews in their books। तो जब हमने पूछा कि जी काजुओं का सेमीकंडक्टर्स के साथ क्या रिलेशनशिप है, they couldn't come back। So they couldn't answer even simple four questions। तो दे अंडरस्टूड कि हम ऐसी कंपनी में जाएंगे ही नहीं। तो मतलब ऐसी कंपनीज को हम चाहते ऑब्वियसली, मतलब वी वांट टू अवॉइड दीज कंपनीज हु जस्ट वांट टू प्ले ऑन द मतलब कि रेवेन्यू को घुमा लिया जाए या प्रॉफिट्स को घुमा लिया जाए। क्वांटिटेटिव साइड में वी चेक ऑन टैक्सेस, कि कंपनी अगर कहती है कि मैं प्रॉफिट भर हमारा इतना प्रॉफिटेबिलिटी है, तो व्हाट काइंड ऑफ टैक्सेस दे हैव फाइल्ड, कितने टैक्स भरा है, कितना एडवांस टैक्स भरा है। हाँ, इवन कॉर्पोरेट गवर्नेंस में ये सब चीजें चेक की जाती हैं कि बार बार सीए चेंज ना कर रहा हो या टॉप मैनेजमेंट चेंज ना कर रहा हो या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ना चेंज कर रहा हो, क्वालिफाइड ऑडिट ओपिनियंस ना उसके अगेंस्ट खड़े हो, मैनेजमेंट नॉन कंप्लायंस ना रखती हो, मैनेजमेंट ओवर कॉम्पनसेट ना हो रही हो, या फिर प्रोमोटर डायरेक्टर जो है उनके अगेंस्ट क्रिमिनल हिस्ट्री ना हो। ओवरऑल आइडिया है कि हाई ग्रोथ बिजनेसेस में जहाँ पे लीडरशिप स्ट्रांग है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्लीन है, स्ट्रांग बिजनेसेस का मोट है, और जहाँ पे हमें अर्निंग की एक्सपेक्टेशन समझ में आती हो कि नेक्स्ट 32 इन नेक्स्ट 3 to 7 years ये बिजनेस कितना बड़ा बन सकता है, ऐसे बिजनेसेस में हम इन्वेस्ट करते हैं। आर जनरल फिलोसफी इज वेयर एवर वी फाइंड फील कि दिस कुड बी अ 10x अपॉर्चुनिटी इन 3 to 5 years, दैट इज वेयर वी बेसिकली पार्क आवर फंड्स। इट कुड बी कि कंपनी अच्छी हो पर हम पैसे तब भी ना डालें कि हमें लगे यार ये तो 3 गुना वाली कंपनी है 5 साल में, 4 गुना वाली कंपनी है 5 साल में, तो इट स्टिल माइट बी अ वेरी गुड कंपनी। बट स्टिल क्योंकि अगर उसकी ग्रोथ अच्छी हाई ग्रोथ नहीं होगी तो वी विल नॉट वांट टू इन्वेस्ट, क्योंकि आपके पास जब अच्छी अपॉर्चुनिटीज की अवेलेबिलिटी है तो व्हाई डू यू वांट टू गो विद प्लान बी काइंड ऑफ कंपनीज जो मतलब थोड़ा सा सबड्यूल परफॉर्मेंस देंगी। बेसिकली तो आप चाहते हैं ना कि आपके पास मतलब जो कंपनीज का फायर पावर है वो अच्छा होना चाहिए। ओवरऑल एसेट लोकेशन की बात करूं तो इट विल बी एनीवेयर बिटवीन 0.5 to 2%। वी फील हमारे पोर्टफोलियो में 100+ कंपनीज रहेंगी, एंड इट इज नॉट डिफिकल्ट टू मैनेज दोज 100 कंपनीज। आइडिया इज टू एंटर अर्ली, टू सिट टाइट एंड लेट देम ग्रो फॉर नेक्स्ट 3 to 5 years। जो उन्होंने पैसा रेज किया है इन द एसएमई आईपीओ, उस पैसे को यूटिलाइज करके 2-3 साल में जब वो रिफ्लेक्शन आने लगे और जब वो उनके नंबर्स काफी बढ़ जाएं, and when other investors start entering in, mutual funds start entering in, we make an exit. That is the simple game which we follow. And because it is going to, the fund is going to have more than 100 companies,
ओवरऑल हमें लगता है कि सेक्टर वाइज भी डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क मैनेजमेंट और भी बहुत बढ़िया रहेगा। यू बेसिकली से कि अगर आपके पोर्टफोलियो में 50+ कंपनीज हैं, तो यू हैव 95% chance that you will have an outlier in your portfolio. An outlier is which makes almost whole of your fund investment. मतलब अगर आप एक कंपनी ही होगी जो 10 करोड़ से, अगर मान लीजिए वही 100 गुना हो गई, तो इट विल मेक द इंटायर 1000 करोड़। बाकी सब तो बोनस हो जाएगा। एंड 50 के अलावा अगर आप 100 पे जा रहे हो, तो देन मतलब देर आर चांसेस कि आप 2 या 3 आउटलायर्स को भी पकड़ सकते हो अपने पोर्टफोलियो में। एंड दिस इज अगेन फ्रॉम द डेटा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। दिस इज द पास्ट परफॉर्मेंस विच आई वाज टॉकिंग अर्लियर कि 98% का हमारा सीएजीआर रिटर्न है। ये सारी कंपनीज में हमने पैसे डाले हैं। एंड यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ कंटेंट ऑन यूट्यूब एज वेल अपार्ट फ्रॉम आवर वेबसाइट ऑफ प्लानिफाई, जहां पर आपको मेरी ही बहुत सारी पुरानी वीडियोस, और अब तो यूट्यूब की हमारे पास पूरी टीम है जो काफी कंटेंट बनाते हैं, और वी कीप ऑन शेयरिंग कि वेयर पीपल शुड पार्क देयर मनी इन एंड व्हाट कंपनीज दे शुड अवॉइड। These are some of the companies which we have added in our venture SME fund. In fact, all of these companies have मतलब started doing very well. पहली दो कंपनीज केसी एनर्जी और ग्रैंड कॉन्टिनेंटल तो लिस्टेड है। जेडी केबल अभी उसका आईपीओ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जुलाई या फिर अगस्त के मंथ में, अभी ओपन हो जाएगा। एंड देर आर फ्यू अदर कंपनीज ऑल्सो जो कि हमने जून के महीने में भी इन्वेस्टमेंट करी है। देर आर अबाउट नाउ 8 कंपनीज वेयर वी हैव ऑलरेडी पार्क्ड इन आवर फंड्स। दीज वर फ्यू ऑफ द कंपनीज जो हमने पहले इन्वेस्टमेंट करी है, तो आई विल नॉट टेक मच टाइम। इवन क्वाड्रेंट के बारे में बात करूं, तो ये भी कंपनी में पूरे इंडिया में आशीष कचोलिया जी के पास और हमारे पास और हमारे अलावा कैप्री ग्लोबल, दीज वर द 3 पीपल हु बेसिकली इन्वेस्टेड इन क्वाड्रेंट। 300 करोड़ का आईपीओ आया था, 290 करोड़ का इन ऑन 7 जनवरी, और 31,250 करोड़ की एप्लीकेशन इस कंपनी के लिए। कंपनी इज डूइंग वेरी वेल, कवच बना रहे हैं ये लोग। These are some of the other companies where we have invested. And overall अगर मैं वेंचर एक्स फंड के बारे में बात करूं, तो दिस इज गोइंग टू बी 1000 करोड़ फंड। द कॉमन क्वेश्चन पीपल जनरली आस्किंग इज whether our money is safe. तो it is as safe as how the money is safe in a mutual fund. जैसे रिलायंस का टेक ओवर हो गया, निपॉन इंडिया बन गई, पर मनी ऑफ इन्वेस्टर्स आर कंप्लीटली सेफ। दो वो सेम स्ट्रक्चर ही जो म्यूचुअल फंड्स में रहता है, वही सेम स्ट्रक्चर ईआईएफ में भी रहता है। 7 बॉडीज हैं जो बेसिकली पैसे को रेगुलेट करती हैं, एंड दीज आर वेरी गुड थिंग्स जो सेबी ने सेटअप करी है, सो दैट देर इज नो मिसमैनेजमेंट। कस्टोडियन है, जैसे हमने कस्टोडियन आईसीआईसीआई बैंक को अपॉइंट किया है, विच बेसिकली टेक्स केयर ऑफ all the instructions whatever we basically send. तो कस्टोडियन हैज द राइट टू रिजेक्ट एनी रिक्वेस्ट अगर उसको लगता है कि ये कोई गलत रिक्वेस्ट है, तो एंड दे कैन रिपोर्ट दैट फंड मैनेजर टू सेबी। तो और कोई भी बंदा जो सेबी से लाइसेंस लेने में जिसको 1.5 2 2 साल लगे हों, कोई भी ऐसी चीज नहीं करेगा कि जहां पर उसकी रिपोर्टिंग हो, क्योंकि फिर लाइसेंस कैंसिल होने के भी चांसेस रहते हैं। सिमिलरली वी हैव अ फंड अकाउंटेंट जिसका काम है एनएवी का कंप्यूट करना। जैसे म्यूचुअल फंड में एनएवी होती है, वैसे ही यहाँ पे भी एनएवी मिलती है। आरटीए जिसका काम है यूनिट्स को अलॉट करना, सो दैट देयर आर नो डिस्क्रिपेंसीज। दिस इज अगेन अ थर्ड पार्टी के फिनटेक, जैसे लिस्टेड कंपनी। सिमिलरली केवाईसी कि जो भी बंदा ऑनबोर्ड हो रहा है इन्वेस्टमेंट में, वो भी के फिनटेक के थ्रू होता है, सो दैट देर आर नो मतलब देर इज नो मनी लॉन्ड्रिंग और no wrong money which is coming into the stock market or into the AIF investments through AIF investments. Again, government के लिए बहुत particular है. So all of these three functions are done by a third party. ICICI Bank जैसे custodian का काम भी third party वाला है. Then we have a trustee whose basic work is to who's basically her boss to see कि if we are following all the compliance and everything. ओवरऑल अगर मैं फंड के बारे में बात करूं, तो टाइमलाइन इज गोइंग टू बी अ 6 ईयर फंड। ओवरऑल 10% हमने कमिटमेंट अमाउंट हर क्वार्टर में मंगवा रहे हैं। नाउ वी आर इन टू द फोर्थ मंथ एंड वी हैव ऑलरेडी कॉल्ड इन फॉर द सेकेंड इन्वेस्टमेंट। सो ये अभी तक हमने ये टिल 31 मई है। ऑब्वियसली दिस विल अगेन चेंज जैसे जैसे हम स्क्रीनिंग बढ़ाते जा रहे हैं।
अगर मैं टाइमलाइंस की बात करूं तो 2.5 साल का ये, पहले हम मनी कॉल में पैसे मंगवा रहे हैं। एवरी क्वार्टर वी आर कॉलिंग इन 10% ऑफ द कमिटमेंट अमाउंट। सो समवन लेट्स से हैज कमिटेड 1 करोड़, तो उसको 10 लाख रुपए पर क्वार्टर देने होंगे 10 क्वार्टर्स के लिए। तो 10 लाख रुपए पर क्वार्टर। तो साल में 4 क्वार्टर हैं, तो पहले साल में 4 लाख 40 लाख, सेकेंड ईयर में अगेन 40 लाख, एंड इन थर्ड ईयर अराउंड 20 lakhs इन फर्स्ट 6 months। तो 2.5 साल में 10 क्वार्टर्स हैं, हर क्वार्टर में 10% कमिटमेंट अमाउंट, विच फॉर 1 करोड़ बिकम्स 10 लाख रुपीज। ये चलता रहेगा। उसके 1 साल के बाद 3.5 से 6 साल के बीच में वही 2.5 साल में एग्जिट है। तो जैसे पैसे आए थे तो वैसे ही 2.5 साल में एग्जिट है। ओवरऑल देखा जाए तो मतलब अगर 0 से 2.5 पकड़ूं तो 1.25 साल की एवरेज हो गई, 3.5 से 6 की एवरेज पकड़ूं तो 4.75 की हो गई। तो तकरीबन 3.5 से 4 साल इज टेन्योर टिल विच दिस 1 करोड़ रिमेन्स इन्वेस्टेड। तो मोटा मोटा 4 साल के लिए ये 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टेड रहेगा। ओवरऑल मिनिमम कंट्रीब्यूशन 1 करोड़ है, एंड देन पीपल कैन इवन चूज हायर स्लैब्स ऑफ 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़। मतलब 1 करोड़ के अलावा आप 1 करोड़ 10 लाख भी लगा सकते हो। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, 1 करोड़ 50 लाख भी लगा सकते हो। यू कैन ऑब्वियसली डू अ टॉप अप। तो वो सब चीजें हमने अलाउ की हुई हैं। ये 2.5 साल की बजाय अगर कोई बंदा जल्दी पैसे डालना चाहे, एक ही शॉट में पैसे डालना चाहे, या फिर 50 लाख रुपीज इकट्ठे डालने चाहे, 25 लाख रुपए इकट्ठा डालना चाहे, तो ऑल ऑफ दैट थिंग्स आर पॉसिबल। ओवरऑल वी फॉलो 12% हर्डल रेट। इंडिया में जनरली 8 to 10% का हर्डल चलता है, 8 से 10% का। हमने थोड़ा सा अग्रेसिव होकर, लाइक 95% ऑफ द मार्केट वर्क्स ऑन 8 to 10%, वेयर एज इन द रेस्ट 5% गोज टू 12% और मोर। तो हमने मतलब 12% का हर्डल दिया है, बिकॉज वी वांट इन्वेस्टर्स टू मेक मोर मनी। तो पहले 12% तक हम कोई प्रॉफिट शेयरिंग नहीं ले रहे। उसके बाद हम टोटल का 80-20 का प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं। तो 80 गोज टू द इन्वेस्टर एंड 20 गोज टू द फंड। और ओवरऑल 2% मैनेजमेंट फीस है। तो हम यूरोपियन मेथड इसमें फॉलो कर रहे हैं। तो पहले इन्वेस्टर को उसका प्रिंसिपल वापस जाएगा, उसके बाद टोटल का 80-20, तो फिर बाद में 12% का हर्डल कंप्यूट होगा, वो 12% जाएगा, और उसके बाद बाकी का जो बचा है अमाउंट, तो उसमें टोटल का 80-20 होगा। इसको एक दो एग्जांपल से समझ लेते हैं, इससे इजीली क्लियर हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए किसी ने 1 करोड़ डाला है, एंड लेट्स से एट द एंड ऑफ द फंड इट बिकम 6 करोड़। तो 1 करोड़ रुपए पहले तो प्रिंसिपल वापस आया, 5 करोड़ का प्रॉफिट है, तो 80-20 मतलब 80 गोज टू द इन्वेस्टर, 20% मतलब 1 करोड़ गोज टू द फंड। तो इन्वेस्टर के पास 4 करोड़ प्लस 1 करोड़ प्रिंसिपल अमाउंट, तो 5 करोड़ चले गए, और 1 करोड़ रुपए फंड के पास चले गए। इसको थोड़ा सा और टेक्निकली समझ लेते हैं, जिसमें हर्डल और ये सब चीजें भी आ जाएंगी। तो मैंने एक यहाँ पर सिंपल एग्जांपल ली है कि 100 रुपीज लेट्स से इज बिकमिंग 200 इन जस्ट 1 ईयर। तो पहले तो अगेन वही प्रिंसिपल वापस आना है, तो 100 रुपीज वापस आए। फिर हर्डल रेट जो 12% है, वो 12 रुपए इन्वेस्टर को गए। आपके पास 200 में से 100 जब प्रिंसिपल माइनस रह गया, तो 100 रुपीज का प्रॉफिट था, 100 में से 12% के हिसाब से 12 रुपए इन्वेस्टर को चले गए, तो 88 रुपीज रिमेनिंग रह गए। उसके बाद 3 रुपीज फंड को चले जाएंगे। इस 12 के ऊपर 3% जब फंड को चले गए, तो इन्वेस्टमेंट मतलब प्रॉफिट का टोटल बचा 85 रुपीज। अब इस 15 रुपए का अगर हम फिर 80-20 करें, तो 15 रुपीज का 80 बिकम्स 12, एंड 15 रुपीज का 20% बिकम्स 3। तो वो 12 और 3 किया है हर्डल रेट से, ये इंश्योर हो जाता है कि पहले 12 में शेयरिंग नहीं करनी पड़ती। तो अगर कोई फंड अच्छा परफॉर्म नहीं करता या कम परफॉर्म करता है, तो उसमें इन्वेस्टर को शेयरिंग नहीं देनी पड़ती। और उसके बाद जो रिमेनिंग 85 रुपीज थे, उसका 80-20 हो गया, तो 68 गोज टू द इन्वेस्टर, 17 गोज टू द फंड। तो टोटल इन्वेस्टर के पास 68 प्लस 12 80 आए, और इन्वेस्ट IM के पास, फंड के पास 17 प्लस 3 20 आए। 80 को जब मैं प्रिंसिपल ऐड कर दूंगा तो 180 हो गए इन्वेस्टर के, और फंड के पास 20 रुपीज वापस आए। Overall, this is one scenario, and the same thing which we have done even in for 5 years. The same calculation works out there as well. Uh, Overall, this is pretty much it, and onboarding process is quite simple. Investor की documentations हैं, online process है completely.
if he is already having demat account or if he has already invested in some mutual fund or some PMS, then it becomes even more easy. हम उनको उनकी केवाईसी पहले सीरियल केयर से ऑनलाइन ही निकाल लेते हैं इंफॉर्मेशन, और वहीं से ही ऑनलाइन इन अ सिंगल डे हिज केवाईसी गेट्स अप्रूव्ड बाय द के फिनटेक। इफ इट गेट्स अप्रूव्ड, उसके बाद एक कंट्रीब्यूशन एग्रीमेंट उनका ऑनलाइन ही जनरेट हो जाता है। दिस इज ऑन अ 500 रुपीज स्टैम्प पेपर, जिसको वो ऑनलाइन साइन कर सकते हैं इन्वेस्टर। It will come back to us and then we send it to the trustee. Once trustee approves it, the KYC completion happens and then the money call. तो अभी क्योंकि बिकॉज वी आर इन फोर्थ मंथ, तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट हम 20 लाख रुपीज से मनी कॉल कर रहे हैं, रिमेनिंग दे कैन पे 10%, तो उसके हिसाब से वो पे कर सकते हैं। तो दैट्स प्रीटी मच फ्रॉम माय साइड गाइस। आई विल ओपन अप द डेक फॉर Q&A. If people have any questions, I'll love to answer those. So I can see Navneet Goyal ji has sent hi. So hi Navneet ji, if you have any questions, please feel free to ask. अगर कोई questions हैं आप लोगों के, तो आप पूछ सकते हैं मेरे से regarding this fund. Is आपको अपने आप को unmute करना पड़ेगा अगर आप कोई question पूछना चाहते हैं। सुरिंदर सिंह मान जी। हेलो जी हेलो, हाँ जी सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग सुरिंदर जी। हाँ जी सर, इसमें जैसे अच्छा कॉन्सेप्ट लगा मेरे को ये, एज पर मार्केट सिनेरियो इस सेक्टर में कोई टच नहीं कर रहा था ये भी, म्यूचुअल फंड तो अभी है ही नहीं। तो इसमें जैसे लाइक ए म्यूचुअल फंड में ट्रेल इनकम का कॉन्सेप्ट है फॉर ए डिस्ट्रीब्यूटर। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या अर्निंग इन फ्रंट ऑफ एंड आफ्टर ट्रेल? इसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन का के ऊपर एक मतलब एक सर्टेन कट पार्टनर्स के लिए अवेलेबल रहता है, उसको मैं आपके साथ सेपरेटली डिस्कस कर लूंगा। और नहीं तो आप रिलेशनशिप मैनेजर्स के साथ भी बैठेंगे तो वो दे विल वॉक यू थ्रू कि कैसे क्या डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल रहता है इसमें। ओके। और इसमें जो आपने 100 कंपनीज का क्राइटेरिया मैक्सिमम है या मिनिमम है? नहीं जी, डिपेंड करता है। अगर लेट्स से अगर हम 1000 करोड़ का फंड कर रहे हैं तो जनरली तो हमें 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ इतने का ही अलॉटमेंट मिल रहा है। तो फ्रॉम एन अप्रोक्सीमेशन पॉइंट ऑफ व्यू वी आर सेइंग कि 100 कंपनीज बन ही जाएंगी। अगर 100 × 10 भी करते हैं तो वो जगह 1000 करोड़ होता है। बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू। अगर कुछ और जी होता तो बताता हूँ। बिल्कुल ठीक है। सर विनोद गुड जी इवनिंग। हाँ जी वेरी गुड इवनिंग। सर ये अभी आपका फंड हाँ जी स्टार्ट सुमित हुआ है या? हेलो जी, जी सुमित जी प्लीज। सर, ये फंड स्टार्ट होने वाला है कि स्टार्ट है फंड ये? ऑलरेडी इन ऑपरेशंस है। हमने 1 जनवरी से कमिटमेंट्स लेना स्टार्ट किया था और 28 फरवरी को हमारा फर्स्ट क्लोज हुआ था। एंड फ्रॉम 15th of March वी बेसिकली स्टार्टेड डिप्लॉइंग मनी। और अभी ऑलमोस्ट 3 महीने हो गए हैं हमें फंड्स को डिप्लॉय करते हुए। एंड द फंड इज ऑलरेडी ऑपरेशनल। हमने अभी तक 200 मतलब मैं आई ओपन अप, मतलब मैं फैक्ट शीट के बारे में भी बात करूंगा। तो टिल 31st of May वी डिड क्लोज टू 134 करोड़ वर्थ ऑफ कमिटमेंट्स। अभी ये तकरीबन 200 टच करने वाला है, मतलब इन टर्म्स ऑफ इन मंथ ऑफ जुलाई वी फील कि ये 200 क्रॉस कर जाएगा। ओके सर, एक्चुअली क्या है कि जो अभी एआईएफ चल रहे हैं मार्केट में, लाइक जो भी ब्रोकिंग फर्म में है एआईएफ चल रहे हैं, तो क्लाइंट क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपका हिस्ट्री क्या है, पास्ट हिस्ट्री कितना आपने दिया रिटर्न, तो वो थोड़ा बिल्कुल सा। ठीक बात है। तो उसमें आपको बताना होगा इसमें सुमित जी, अभी तक जो हमने रिटर्न जनरेट किया है तो 1000 रुपीज की NAV थी
31 मई को वो 1107 है, तो 11% या 11.7% के करीब 11.1% के करीब हमने 2 महीने में रिटर्न जनरेट किया है। तीसरे महीने की अभी एनएवी इस जून के एंड के बाद 10 जुलाई तक आ जाएगी, तो उससे अपने को और क्लैरिटी हो जाएगी। अभी ये 11% जो 11.1% भी दिख रहा है, इसमें भी 4 में से 2 ही कंपनी सब लिस्टिंग हुई हुई थी। तो 2 कंपनीज की तो बेसिकली समझ लीजिए बैटिंग ही नहीं आई, मतलब वो तो अभी लिस्ट होंगी। तो वो प्री आईपीओ में हमें अलॉटमेंट मिली थी। और जनरली क्या होता है कि प्री आईपीओ में 10 रुपए की चीज ऑलरेडी आपको 5 रुपए, 6 रुपए, 7 रुपए मिल रही होती है। तो एट द राइट। टाइम ऑफ लिस्टिंग जब वो लिस्ट होता है तो 10 की चीज 19 की हो गई, और अगर आपने 5 रुपए में इन्वेस्टमेंट किया, यू आर ऑलरेडी मेकिंग 380% इन लेस देन एन ईयर। तो ऐसी चीजों में भी पैसे का जो रिटर्न है वो काफी अच्छा आ जाता है। तो हम जो अभी चल रहा है वो काफी सिग्निफिकेंटली अच्छा रिटर्न है। मतलब अगर मैं कंपैरिजन करूं अपना, बाकी मैं हमने अप्रैल में ये कंपैरिजन किया था, ओवरऑल जो हमारा रिटर्न था और जो बाकी अगर मैं कैटेगरी 3 के बाकी फंड्स की बात करूं, तो सेकंड बेस्ट फंड का जो रिटर्न था वो 8.6 का था। अगर मैं म्यूचुअल फंड्स के साथ कंपेयर करूं तो ऑलरेडी 3 टाइम्स से ज्यादा का रिटर्न था बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड के साथ। और अगर मैं पीएमएस से बात करूं तो वहां पर भी 7% से ज्यादा का अल्फा था। तो मतलब वहां पे भी जो डिफरेंस है वो काफी ज्यादा था। अभी सर एआईएफ के में एक अगर कंपेयर करते हैं, एआईएफ लाइक मोतीलाल ओसवाल का है और किसी का है, तो उनका पहले से चल रहा है। उनको मतलब क्लाइंट का मतलब वहाँ पे क्लाइंट वहां से लेके आना है अपने को, तो फिर कैसे अपन उसको करेंगे प्ले? तो आपको बताना होगा, देखिए पहले टॉप 10 फंड्स में मोतीलाल का तो कोई फंड ही नहीं है। तो जितने नहीं भी है उनका, एआईएफ है उनका, एआईएफ चल रहा है उनका, ये एआईएफ। एआईएफ है, परफॉर्मेंस वाइज बता रहा हूँ। अगर मैं परफॉर्मेंस वाइज उठाऊं तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो पहले 10 फंड्स में जैसे निपॉन इंडिया के 2 फंड हैं, स्टेप ट्रेड का एक फंड है, बट इसमें कहीं पे भी मतलब फंड है ही नहीं जो बेसिकली, अगर मैं उसकी बात करूँ ना, तो फंड ही नहीं है उनका अवेलेबल मोतीलाल का। तो सबसे ज्यादा तो रिटर्न्स हैं जो इन्वेस्टर चेस करते हैं, तो वो रिटर्न्स के बेसिस पे हम उनको मूव कर सकते हैं। ओके। सर इसमें सेक्टर एलोकेशन क्या रहेगा? देखिए सेक्टर एलोकेशन जैसे मैंने बताया था कि 100 कंपनीज हैं, और एसएमईज में बेसिकली एनबीएफसी कंपनीज अलाउड नहीं होती लिस्टिंग के लिए। तो ओके। अगर उसको छोड़ दें तो हर महीने बाकी सारे सेक्टर्स तो मतलब वी आर ओके। एंड एज एन ऑर्गेनाइजेशन वी डू नॉट गो इनटू कंपनीज वेयर विच इज बेसिकली एनिमल, जहां पर एनिमल्स के साथ क्रुएलिटी की जाती हो। तो ओके। ऐसी कंपनीज को हम अवॉइड करते हैं, और बाकी एनबीएफसीज नहीं आएंगी। तो उसके अलावा तो वी आर ओपन टूवर्ड्स एनी गुड सेक्टर। मतलब सेक्टर लोकेशन जो है वो ऑलरेडी मतलब सेटल डाउन होता चला जाएगा, अलग अलग सेक्टर की कंपनीज आती रहेंगी। हमने मैक्सिमम हालांकि कैपिंग लिखा है, सिंगल सेक्टर की? देखिए मैक्सिमम कैपिंग एज सच मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि डिपेंड करेगा कि किस तरह की कंपनीज आती हैं। ओके। जैसे सोलर है, डिफेंस है, जैसे पावर है ना, अभी कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है। तो यस। ये सारी सेक्टर्स हमें, मतलब क्लीन वाटर है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इवन रेलवेज है। तो ये सब अलग अलग जो सेक्टर्स हैं वो सेक्टर्स हमें पसंद है इन्वेस्टमेंट के लिए। और ये सारे सेक्टर्स की कंपनीज जैसे जैसे आती रहेंगी तो उसके हिसाब से हम इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे। तो वी विल इंश्योर कि हम एटलीस्ट किसी एक सेक्टर में बहुत ज्यादा एक्सपोजर ना लें, तो वो हम डाइवर्सिफिकेशन इंश्योर करेंगे। यस। सर ओके। इसमें अनलिस्टेड टू लिस्टेड रेशियो कितना रहेगा? मतलब कितना कंपनीज अनलिस्टेड में आप इन्वेस्ट करेंगे एसएमईज, और कितना लिस्टेड में? ऐसा कुछ वो है क्या इसमें क्राइटेरिया? देखिए कोई एज सच हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट ऑन अ जनरल कंसेंसस बताता हूँ, 10 में से 2 कंपनीज ही प्री आईपीओ करती हैं एसएमई में। एसएमई में मोस्टली कंपनीज का पहला राउंड ही मतलब वो सीधा ही एंकर ही मतलब आईपीओ ही बेसिकली कर रही होती हैं। तो 10 में से 2 कंपनीज अगर प्री आईपीओ करती हैं और अगर हमें वो कंपनीज पसंद आती हैं, तो वी विल पार्टिसिपेट। अभी तक मैं अगर बात करूं, 8 में से हमने 3 कंपनीज में प्री आईपीओ की अलॉटमेंट ली है।
मैं टिल 30th ऑफ जून के हिसाब से बोल रहा हूँ। बाकी जो 5 कंपनीज हैं वो ऑलरेडी या तो आईपीओ में हमने ली है, या फिर उसका जब आईपीओ के बाद भी कई बार कंपनीज फंड रेज करती हैं क्यूआईबी में, तो उसमें मान लिया है, या फिर वो हमने सेकेंडरी एक्सचेंज से ही बाय की है। मतलब राज- सर मेनली लिस्टेड जो एसएमईज कंपनी है उसमें जो एंकर बुक है और उसमें ही आप पार्टिसिपेशन के थ्रू इसमें पार्टिसिपेट करेंगे? मोस्टली वैसे होगा, क्योंकि जितनी अलॉटमेंट हमें चाहिए होती है एट टाइम्स वो एक्सचेंज पे उतने के शेयर मिलने ही मुश्किल हो जाते हैं। तो हमारे लिए प्रेफर्ड रूट है कि या तो हमें प्री आईपीओ में मिल जाए या फिर हमें आईपीओ में मिल जाए। आईपीओ एंकर वाला जो पार्ट है वो ज्यादा रहेगा, और उसके बाद अगर बाद में भी कंपनी अगर रेज कर रही है पैसे 6 महीने साल बाद, और अगर प्रोस्पेक्ट अपने को अच्छे लगते हैं तो उसमें हम पैसा बिल्कुल डालेंगे। राजेश सर जी, इसमें ये जस्ट वन मोर क्वेश्चन कि अगर मार्केट सेंटीमेंट थोड़ा रिवर्स होता है तो इसमें ड्रॉडाउन्स बहुत सिवियर देखने को मिलते हैं सर। ड्रॉडाउन्स हैं, लिक्विडिटी इवेंट्स हैं, तो वो सब कैसे मैनेज होगा सर? इस रिस्क मैनेजमेंट ये बेसिकली। राइट राइट। सो दीपक जी, अगेन जैसे कि मैंने बताया कि सितंबर में भी सो वी मतलब वी कॉल्ड आउट, सो वी टुक अ लॉट ऑफ मनी आउट, ऑल्दो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमारा ईआईएफ नहीं था। तो वी डू जी टेक केयर कि जहां पे हमें लगता है कि कंपनीज ओवर वैल्यूड जोन में चली गई हैं, एंड ओवर वैल्यूड फॉर अस इज एग्जैजरेटली, मतलब वो बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यूड हो जाए, मतलब 10 की चीज अपने को 50, 60, 70, 75 रुपए की हो जाए, तो हम पोजीशन काट के बाहर आ जाएंगे। मतलब हमने तो बेस लेवल पे जनरली इन्वेस्टमेंट करनी होती है। तो वी आर हैप्पी कि जब वो फ्लाई कर रही है। एंड बहुत बार मार्केट में होता है कि जब अननेसेसरली शेयर चल रहे होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम तब रिटेल इन्वेस्टर एंटर कर रहा होता है और हम एग्जिट कर रहे होते हैं। तो जी सर। मतलब क्योंकि उसी पे ही अपना भी कट भी वैसे ही आएगा, तो मतलब इसी वजह से इसको मोस्ट ट्रांसपेरेंट मेथड भी कहा जाता है कि जब शेयर रेट भाग रहे होंगे तो वी विल बी मेकिंग एन एग्जिट। राइट सर, थैंक यू। राजेश जी एक बात बताएंगे, ये हम जी, एनएवी कैसे कैलकुलेट करते हैं? एनएवी कैलकुलेशन हमारे वैसे प्रीव्यू में नहीं है जी। ये फंड अकाउंटिंग जो टीम है हाँ जी, की फिनटेक की, वो कंप्यूट कर देती है। ओके, पर इसके जो नॉर्म्स हैं वो बिल्कुल स्टैंडर्ड हैं। मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो बहुत सिंपल है। मतलब अगर मान लीजिए हमने जैसे 10 रुपए की यूनिट की बात करूं मैं कि 1000 यूनिट्स हैं, और लेट्स से 1000 यूनिट्स के करस्पॉन्डिंगली 1 लाख, या फिर उसको सिंपल बनाने के लिए 10,000 यूनिट्स अलॉट किए हैं, तो 1 करोड़ की टोटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर 10,000 यूनिट्स अलॉट हुए एट 1000 रुपए एनएवी। ठीक अब है इस 1 करोड़ की वैल्यू बढ़ के लेट से 4 करोड़ हो गई, तो जो सर। ये 1000 की एनएवी है वो 4000 हो जाएगी। सर ये 1000 की वैल्यू 4000 होगी सिर्फ लिस्टेड कंपनीज की, क्योंकि हाँ वैल्यू तो जब तक, उसकी है। हाँ हाँ जी हाँ जी, वैसे तो ये होता है कि 6 महीने के बाद, 6 मंथ्स के बाद हमें वैल्यूएशन रिपोर्ट मिलती है मर्चेंट बैंकर से। तो ठीक अगर है, उसको कंपनी की वैल्यूएशन वो बढ़ाते हैं तो हम उसको भी अपने फंड में रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक बट है, 90% केसेस में तो वो 6 महीने में तो आईपीओ ही आ जाया करेगा। आईपीओ आ जाए करेगा। तो हाँ, तो वो फिर मतलब दिक्कत ही नहीं होगी। सर आज किसी ने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगाई, सेकंड इंस्टॉलमेंट लगाई, थर्ड इंस्टॉलमेंट लगाई, तो हर बार जब इंस्टॉलमेंट लगाता रहेगा तो हायर एनएवी पे लगती रहेंगी। हायर एनएवीज पे लगती रहेंगी। ओके, मतलब उसको नंबर ऑफ यूनिट्स कम मिलते रहेंगे, जी, जैसे म्यूचुअल फंड में होता है। जैसे म्यूचुअल फंड में होता ओके, ठीक है, ठीक है। सर और कोई इसकी जो लिस्टेड कंपनी है इसकी एनएवी 6 महीने बाद आएंगी, जैसे आप कह रहे हैं, जैसे उसकी वैल्यूएशन 6 महीने में चेंज होगी। है। हाँ, मतलब लिस्टिंग के बाद तो हर रोज ही एनएवी का इस बार डिफरेंस मतलब है ना चेंज होता है। और 6 महीने के बाद मर्चेंट बैंकर से हम वैल्यूएशन रिपोर्ट लेते हैं, जिससे हम ओके, जो भी उन्होंने कंपनी की नई वैल्यूएशन बनाई है उसके करस्पॉन्डिंगली उसको फंड में रिफ्लेक्शन दे सकते हैं। शुरू कर देते हैं। राइट, जी। सर ठीक है। एक्सक्यूज मी, जैसे कोई कंपनी एसएमई में आप बाय करोगे तो जैसे वो मेन बोर्ड में शिफ्ट होगी तो उसमें आप एग्जिट लोगे या स्टिल इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा? 25% जिस दिन एयूएम टच करना शुरू कर देगा इसमें, तब हम एग्जिट लेना शुरू कर देंगे सुंदर जी। तो अब मैं अगेन एक सिनेरियो से बोलता हूँ कि 1000 करोड़ का फंड था, लेट्स से इट बिकेम अ 4000 करोड़ फंड। तो 4000 करोड़ जिस दिन उसका परसेंट, फिर 4000 करोड़ 25% इज 1000 करोड़। जैसे ही ये मेन बोर्ड में आ गया
क्लाइंट यस यस तो मोस्टली जब कंपनी एसएमई से मेन बोर्ड पे मूव होती है तो एक बहुत बड़ा रश ऑफ इन्वेस्टर्स में होता है। यस तो हम चाहेंगे कि पहले दो से हमने एक कंपनी में करी, बन गई 200 करोड़ की, तो वी मेक एन ओके सर एक क्वेरी था एक और जैसे हम लोग कई देखते हैं जो ये एटमी फंड्स होते हैं इसके अंदर लिक्विडिटी बहुत टाइट होती है, बायर ही बहुत कम होते हैं, सेलर बहुत कम होते हैं। अगर कल को आपको एग्जिट करना है और अगर आपके सपोज 1 लाख शेयर हैं तो क्या इतने मिल जाएंगे आपको बायर्स? आराम से मतलब 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ में कोई दिक्कत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर कंपनी अच्छी है तो ऑनेस्टली मतलब अच्छी कंपनीज के तो हम जब वॉल्यूम्स देख रहे हैं तो इट इज वेरी इनकरेजिंग। मतलब 5 10 20 इवन ज्यादा मतलब कि तो ट्रेडिंग ही हो जा रही है। तो मतलब कोई चैलेंज नहीं है, अगर इवन लिस्टेड शेयर है तो आप आराम से एक्सचेंज पे बेच सकते हैं। ओके। और आप लोग जो अनलिस्टेड खरीदते हैं तो अनलिस्टेड भी बेच सकते हो, बेच दोगे अगर वैल्यूएशन अच्छी मिल गई तो? अनलिस्टेड में वैसी वैल्यूएशन आएगी नहीं जी, क्योंकि हमने लेने होते हैं शेयर। मतलब जनरली अनलिस्टेड में तो हमें 10 की पी, 12 की पी, 15 की पी, ऐसी पीस पे भी मिल जाती कंपनीज। तो 10 की पी अनलिस्टेड में एसएमई में भी बहुत नहीं बढ़ सकती। वो मेन बोर्ड वाला आईपीओ हो तो वहां पे कभी एग्जेजरेशन मिल जाती है, 60 की पी पे चला गया तो मतलब वहां तो एग्जेजरेशन हो सकती है, बट एसएमई में एग्जेजरेशन मिलेगी नहीं। तो यहाँ तो मतलब मोस्टली ऐसा सिनेरियो बनेगा ही नहीं। मतलब वो एग्जेजरेशन आती है जनरली जब कंपनीज अपना आईपीओ कर चुकी हैं, पैसा रेज कर लिया, 50-60 करोड़ 100 करोड़ रेज किया, बिजनेस में डाला, 2-3 साल के बाद रिफ्लेक्शन शुरू जबरदस्त होता है। बिजनेस वहां अपने वो हाँ 10-20 करोड़ का प्रॉफिट एकदम से जंप। अब हमने जो केसी एनर्जी इंफ्रा में पैसे डाले हैं एक कंपनी, उसका लास्ट ईयर का रेवेन्यू 64 करोड़ का था, इस साल आया 153 करोड़ का, और प्रॉफिट 7 करोड़ से सीधा हो गया 18 करोड़ का। तो वो हमने 200 रुपए में एंटर करी थी, आज 336 रुपीज हो गया है शेयर 2 महीने में ऑलरेडी। 200 वाली चीज 336 रुपए हो चुकी है, ऑलमोस्ट डबल कह लो या 70% तो ऊपर जा ही चुकी है। तो ये बहुत जबरदस्त फायदा मिलता है। और ये भी अभी मतलब उन्होंने तो अभी और पैसा रेज किया है अगले साल में, और उनका मतलब अभी बिजनेस में डाल रहे हैं। उनके नंबर्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मतलब अभी और बहुत बढ़ेंगे। ओके ठीक है। तो इसमें आपने कोई वो मिनिमम अमाउंट भी रखा है कि इतने डालना है कंपनी में या मैक्सिमम? मिनिमम 1 करोड़ तो डालेंगे, मिनिमम 1 करोड़ तो डालेंगे जी। हाँ 1 हाँ, करोड़ से अगर कभी ऐसा भी हो सकता है कि कभी एंकर नहीं मिल पा रहा, हाँ जी, और वो कहते हैं कि जी आपको क्यूआईबी राउंड, मतलब इंस्टीट्यूट, मतलब जब एक आईपीओ होता है तो इंस्टीट्यूट के भी 2 कोटा होते हैं, एक एंकर और क्यूआईबी। मैं ठीक है, एग्जांपल में समझाता हूँ कि एक 100 करोड़ का आईपीओ हो रहा है तो 50 करोड़ तो रिटेल और एचएनआई का चला गया। इस 50 ठीक है, करोड़ में भी 30 करोड़ एंकर है। ठीक है, एंकर मतलब मर्चेंट बैंकर ने अपनी डिस्क्रिप्शन पे देनी है। ठीक है, इंडिया में 382 मर्चेंट बैंकर्स हैं, जो टॉप 40 मर्चेंट बैंकर हैं, दे डू 98% ऑफ द बिजनेस। उन 40 के 40 मर्चेंट बैंकर्स के साथ अपने काम करते हैं। बीट कोई भी नाम ले लो आप, हेम सिक्योरिटी, होलानी, श्रीनी, नारनोलिया, ग्रेटेक्स, यूनिस्टोन, संडे कैपिटल, बी लाइन, आईएसके, विवरो, मतलब ये अभी तो मैंने 10-12 नाम लिए हैं। मतलब ये सारे बंदों के साथ अपना अच्छा प्रेम प्यार है। तो हर कंपनी ये हमें प्रोवाइड करते हैं। अगर हमें कंपनी समझ में आती है तो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, नहीं कंपनी समझ में आती है तो छोड़ देते हैं। बहुत ज्यादा रिजेक्शन रेशियो है हमारा। तो जब कंपनी अच्छी लगती है तो उसमें एज एन एंकर भी बैठ सकते हैं, और अगर एंकर नहीं मिलता तो वी कैन इवन सिट एज क्यूआईबी। तो क्यूआईबी में तो अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है तो थोड़ा कम मिलेगा, बट मिनिमम इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम अपना बोले तो मिनिमम हम चाहते हैं कि कम से कम 1 करोड़ का तो हो, but we are happy investing even till 20 crores in a single company. There are few couple of questions even in the chat, so I'll take that up. विनोद जी ने पूछा है मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज 10 लाख और 1 करोड़। तो विनोद जी अगर 1 करोड़ की कमिटमेंट है तो उसका 10%, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट बिकम्स 10 लाख, है ना, 10 लाख रुपीज पर क्वार्टर। नाउ बिकॉज वी आर इन 4th मंथ,
तो फर्स्ट टाइम में हम बोलेंगे 20 लाख डाल दो, बाकी टाइम में मतलब 10 लाख रुपीस डालते चलिए हर क्वार्टर में, और वही 2.5 साल की इन्वेस्टमेंट जर्नी है। तो चौथे मंथ में पहुंच गए हैं। जो आदमी लेट से 7वें महीने में ज्वाइन करेगा, तब हम बोलना शुरू कर देंगे कि भैया 30 डालो मिनिमम फर्स्ट गो में, और बाकी में 10 डालते रहना। और अगर कोई ज्यादा डालना चाहे तो ऑब्वियसली कोई लिमिट्स नहीं है। और यही सेम क्वेश्चन रणधीर सिंह जी का भी था कि व्हाट इज द मिनिमम इन्वेस्टमेंट। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन द टोटल टेन्योर ऑफ द फंड इज 1 करोड़, और पर क्वार्टर वो दैट विल बिकम 10 लाख रुपीस। Any other questions, guys? So it speaks volume about you guys, just to take out time and attending this session. I know it is not easy. बहुत लोग हैं जो अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाल के इस सेशन को अटेंड करने आए हैं, and it speaks volume about you guys. Again, the first the first idea is to understand any product, and then only the person can basically decide when they can invest, or whether they want to invest or not. सुमित जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? यस जी। सर। सर क्लाइंट बोलता है कि मुझे 1 साल में ही अमाउंट पे करना है, 1 शेयर देना है मुझे, लंबा टाइम 2.5 साल नहीं पे करना चाहता हूँ, तो दे सकता है? अच्छा है जी, 1 साल। हाँ हाँ, बिल्कुल दे सकता है, हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। एंड सर प्रॉफिट लॉस अरे, अगर देखना चाहे क्लाइंट को? प्रॉफिट लॉस क्या किया जाए? आपकी कुछ वॉइस कट गई। हाँ मतलब प्रॉफिट लॉस भी अगर वो स्टेटमेंट आता होगा लाइक हाफ ईयर, 6 मंथ में या 1 साल में सर। हर मंथ दे रहे हैं, यही एक यूनिक प्रपोजिशन है हमारा इसमें, सुमित जी, की एवरी मंथ वी आर प्रोवाइडिंग अ फैक्ट शीट। अभी भी इवन जैसे जो 30 जून की है, वो हम 10 जुलाई तक अपने भी और ये सब कुछ देके कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करी, वो सारी इंफॉर्मेशन हम अपने इन्वेस्टर्स को दे रहे हैं। ओके ग्रेट, तो हर महीने आपके पास आएगा पूरा फैक्ट शीट। सही है, बढ़िया सर। अगला क्वेश्चन सुरेश जी ने पूछा है, एंड अगेन उनका बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि हाउ विल यू डिफरेंशिएट फ्रॉम चाणक्य फंड। सो चाणक्य फंड, गाइस, जिनको नहीं पता, तो स्टेप ट्रेड, रेवोल्यूशन फंड, दे आर आल्सो इनटू एसएमई स्पेस। तो एंड दे आर इन, तो उनके जो मतलब फाउंडर्स हैं, अंकुश जैन और द लेडी, आई एम फॉरगेटिंग हर नेम। मेरा अंकुश जी के साथ बहुत अच्छा प्रेम प्यार है, मतलब ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड। सी मतलब देयर इज नॉट मच डिफरेंस, वो भी एसएमई स्पेस में ही है, हम भी एसएमई स्पेस में ही है। The one thing which we could do, which we can मतलब डिफरेंशिएट is कि हमारा जो ड्यू है, मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा स्ट्रिंजेंट है। वो कई बार प्रेशर में आ जाते हैं, मतलब जब उनको जो मर्चेंट बैंकर बोलता है कि भैया एक कंपनी में पैसे डाल दो, इस कंपनी में अगर आपको अलॉटमेंट चाहिए तो दूसरी में भी डालो, बस ये प्रेशर हम कम झेलते हैं। हम कहते हैं कि अच्छा, हम दोनों छोड़ देंगे। वो थोड़ा सा, बस अदरवाइज इज अ वेरी गुड गाय, मतलब बस यही चीज मैं तो उनको भी बोलता हूँ कि यार क्यों प्रेशर में आ जाते हो, मना कर दो, कहो कि दोनों ही नहीं लेनी। तो मर्चेंट बैंकर को तो भैया अपने आईपीओ से पैसे बनाने हैं, तो वो तो फ्री के भी फालतू इधर उधर की कंपनीज में पुश करेगा। अदरवाइज तो मुझे कोई मतलब सच कोई वो नहीं लगता, मतलब बाकी तो वो भी एसएमई स्पेस में है, हम भी एसएमई स्पेस में ही है। So there is not otherwise, and the only other difference which I could think of is the research team also. मतलब हमारी research team is much bigger, and we travel more. हम जब तक कंपनी में वही ड्यू डिलीजेंस का ही पार्ट है कि जब तक मिलते नहीं, जाकर देखते नहीं। तो हमारी रिसर्च की टीम बड़ी है, हमारा टेक की टीम बड़ी है, ओवरऑल हमारे 80 लोग हैं, उनकी टीम इतनी बड़ी नहीं है। तो अगेन दिस इज अनदर डिफरेंशिएटिंग पॉइंट कि हमारा जो, एंड वी आर गोइंग टू बिल्ड आवर ओन टेक। तो आपको एंड्रॉयड ऐप, आईओएस ऐप, इसका पूरा 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 वेबसाइट इस साल पूरा मिल जाएगा। वो भी एक थोड़ा सा की डिफरेंशिएटर है हमारा उनके साथ। ऑल्दो वो इस जर्नी में हमें लगता है कि हमसे थोड़ा सा पहले हैं, अगर मैं उनका प्लस भी बोलूं तो।
उन्होंने गिफ्ट सिटी में भी अपना फंड लॉन्च कर दिया है, विच वी आर येट टू लॉन्च। हमारे लिए नेक्स्ट स्टेप है कि गिफ्ट सिटी में भी अपना नेक्स्ट फंड लेकर आए, और ताकि फॉरेन के लोग और इजीली पैसा डाल सकें। अदरवाइज तो मतलब कोई मतलब डिफरेंस नहीं है। बाकी हाँ जी रणधीर जी, मतलब आई नीड योर ईमेल आईडी। आप या तो ईमेल आईडी पिंग कर दीजिए और मोबाइल नंबर भी पिंग कर दीजिए, या एटलीस्ट ईमेल आईडी पिंग कर दीजिए। आई आस्क माय टीम कि वो आपको डेक भेज देंगे। एनी अदर क्वेश्चंस गाइस? पंकज जी वांटेड टू आस्क, पंकज जी if you could ask your query, you have raised hand. Hi Rajesh, it is really pleasure working with you for quite a long time. We have been associated with you for long, and I know that you carry a very immense knowledge and being fantastic and with the big fantastic team you have. So your research is very clear, your things are very clear. The way you guide us for making the investments and getting the returns, it's phenomenal. Just one thing before I get into the queries, like you were telling us that you can make investment in installments and tranches. The only thing was relating to NAV and the valuation, because you were telling us that NAV will be counted on a day-to-day basis, and valuation happens after 6 months on a half-yearly basis. Right. So will that NAV for will remain same for the 6 months, and once it is changed and it applies for the 6 months, or is it again day to day? Matlab, I'm not able to quote the two things because I need just a clarity on that Right. part. So thank you first of all for the kind words, Pankaj ji. Pankaj ji, coming to your question, so the companies which have got listed, है ना? So there we don't need any valuation report. The share price at which it is trading, that will be used for computing NAV. But the companies where we have made a pre-IPO investment, and company, if that company does not get listed in the next 6 months, then we are supposed to get a new valuation report of the company. Say, let's say last valuation came at 100 crores at where we invested, and let's say we invested 5 crores in that company. Now, after 6 months, that 100 crore valuation of the company could go to maybe, let's say, 125 crore. So that will reflect into, even after 6 months, it will reflect in the NAV कि हमने इन्वेस्टमेंट तो किया था नीचे वाले प्राइस पे, अब वो थोड़ा सा वैल्यूएशन और बढ़ गया है, और अभी इसका आईपीओ नहीं आया. मोस्ट ऑफ आवर केसेस इन 6 months द कंपनीज आर गोइंग टू गेट फ्लश्ड, वो उनका आईपीओ ही हो जाएगा. So from 100 crore, let's say the IPO is happening at 150 crores, and post listing that 150 crore, whatever the rate. So on first day itself, 90% का upper circuit है. So from 150, let's say it goes to close to 300 crores. So everything will reflect in months NAV. So at the end of the day, जैसे 30th June को, whatever prices at which the listed stocks will close, that will reflect in our NAV. जो अभी प्री आईपीओ में है तो उसका तो चेंज ही नहीं हुआ क्योंकि 6 months have not passed. After 6 months we will get new reports of valuations और उसका टिक दिखना स्टार्ट हो जाएगा in the NAV. Okay. Now I understand fully. Thank you very much, and I wish you a very best of luck for your venture X. I know it is doing very well, and I have been hearing a lot about it. And best of luck from my side. Thank you, Rajesh. Thank you, Pankaj. Thank you, Pankaj. Suresh ji wanted to know how much time will it take to onboard an investor. So Suresh ji, if the person is already having a demat account and he is already having मतलब investment, तो वो it becomes quite easy. मतलब it is just like a one-day process. Now the thing is, if someone wants to onboard himself as a private limited company or basically a non-individual, तो उसमें again if he has opened a demat account, तो from our side it becomes easy. But वो demat open करने के लिए उसको he might work with the stock broker for at least a month. तो उनको 15 दिन से लेके 30 days लग जाते हैं एक डीमैट ओपन करने में. पर अगर डीमैट ओपन हो गया तो सीवीएल केआरए में तो एंट्री है ही है हमारे लिए. तो इट्स अगेन अ ऑनलाइन प्रोसेस, इट्स जस्ट लाइक अ डे प्रोसेस. सिमिलरली माइनर एप्लीकेंट्स या किसी भी ऐसे एप्लीकेंट्स के लिए
या कोई फॉरेन का कोई इन्वेस्टर है जो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वहां पे थोड़े से चैलेंजेस हैं, बट अगेन क्योंकि पहले वाला जो पार्ट है डीमैट वाला, अगर वो सॉर्टेड है तो वैसे भी हमारे लिए तो मतलब ऑनबोर्ड करना मुश्किल नहीं है। Any other question, guys, which anyone has? So Suresh ji has again also asked, why did you mention different one tenure? So Suresh, earlier it was 10+2, now it is 4+2. So this is another question which I would like to answer, because the PPM which we submitted, it was in April 2023, and consultants do मतलब वो जो वो पीपीएम सबमिट करते हैं वो जेनरिक 10+2 का टेन्योर उन्होंने लिख कर दिया हुआ है। From an investment point of view, this presentation is all about कि from an investor point of view, we have showcased and we have also told them the reason कि क्योंकि कंपनी एसएमई से मेन बोर्ड पे मूव करेगी 3.5 साल की एवरेज is how we have computed कि 3.5 से 6 में हम एग्जिट करेंगे, that is the reason we have made it 4+2। और पहले 5+2 भी इसीलिए लिखा था कि अगर कोई एक आध कंपनी छूटेगी तो वो 7वें साल में होगी। अगेन द आइडिया इज टू गिव अ ब्रॉडर understanding on how long the investment would be. That is the reason we have added this timeline page also, जो कि पहले अवेलेबल नहीं था, so that it becomes clear to an investor कि वो इन्वेस्टमेंट कितनी देर के लिए रहने वाला है। Any other questions, guys? Yes, so Suresh ji has asked, is the demat necessary for investment? Yes, Suresh ji, it is a mandatory thing now. For individual or for non-individual, it is a mandatory and a compulsory thing from SEBI. So that is required to do the KYC. Deepak ji has given their email IDs. So we will share you the deck on this, on the email ID provided. Any other questions, guys? Love to answer them. Or otherwise, I'll not hold you back. I know it's a Friday evening and everyone would have plans. वैसे भी there is a nice weekend which is coming up. तो लोगों के plans होंगे, तो मैं ज़्यादा hold नहीं करूँगा लोगों को. If people have any other queries, they can please feel free to reach out to your investment bankers, to your relationship managers. They'll help you out in your investment, be it in the EIF fund or unlisted shares. And obviously, you can reach out to me for any of your queries if you have any. You can reach out to any of your investment bankers. I thank all of you for attending this session, taking out time. So Anil Singhvi ji has asked the question, how will you compare yourself with Bharat Value Fund? So these are so the difference is between apple versus oranges. Bharat Value Fund invests in startups. So the problem with startups especially on the corporate governance, again, nothing taking away from Bharat Value Fund, but this is one space which we also liked, but one thing which we really we didn't like or we hate is कि corporate governance के जो issues हैं startups को लेके, corporate governance में भी especially sharing their numbers, getting them listed, और जो बीच में पता ही नहीं चलता. See, the problem is कि स्टार्टअप में आपने पैसे डाले 3 साल 4 साल 5 साल के बाद it is going to get listed, let's say, but because of any XYZ reason they are not sharing their numbers, they are not being transparent. तो वहाँ एक बहुत बड़ा challenge आता है startups में. That is where we like this SME space. At least the company is listed, और यहाँ पे क्या है कि because there is a whip of BSE or NSE, तो या फिर there is a whip of SEBI, due to which corporate governance is much better. यहाँ पर they will have to share their numbers every 6 months, और कॉन कॉल्स पे आना पड़ता है मतलब कंपनीज को.
जो कि अगेन स्टार्टअप्स में कंप्लाई करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उनकी एनएवी का रिफ्लेक्शन आना अगेन जब तक वो एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं होगी, वैल्यूएशन तो देखिए 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद, ऑनेस्टली अगेन मतलब फर्क नहीं पड़ता अगर आपने वैल्यूएशन रिपोर्ट ले भी ली, उसको थोड़ा सा ऊपर के प्राइस में मिल भी गई, बट जब तक उसकी लिस्टिंग नहीं होगी और वो अपना प्राइस डिस्कवरी प्रॉपर नहीं आएगा, वी रियली कैन नॉट से कि हमने पैसे बनाए हैं। हमने मतलब एक कोई भी स्टार्टअप इन्वेस्टर जिसने एक फंड के थ्रू ही चाहे एक्सपोजर लिया हो, बहुत सारी कंपनीज है इंडिया में जो कि लिस्टिंग नहीं करवा पा रहे, जस्ट बिकॉज दे आर स्टिल लॉस मेकिंग, दे आर स्टिल नॉट प्रॉफिटेबल, और उनको अच्छे वैल्यूएशंस नहीं मिल पा रहे, एंड दीज फंड्स आर स्ट्रगलिंग टू गेट देयर मनी इवन रिटर्न्ड। तो ये एक चैलेंज आता है एक जनरली स्टार्टअप ये फंड्स को। इस वजह से दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी हैव नॉट पिक्ड स्टार्टअप्स एज आवर फोकस्ड एरिया। हमें लगता है एसएमईज उससे बहुत बेटर एरिया है। यहाँ पे भी 100x कंपनीज बनती हैं, प्लस लिस्टेड है, कभी मर्जी एग्जिट मिल सकता है, प्लस फाउंडर के लिए रिवॉर्डिंग है। अगर वो अच्छा परफॉर्म करता है तो उसको पता है कि स्टॉक मार्केट उसको हाथ के हाथ रिवॉर्ड करेगी। तो इन सब वजह से हमें लगता है कि मतलब अगेन इट इज लाइक आई एम अ वेजिटेरियन, कितना मर्जी कोई मुझे परस्यू कर ले, आई विल नॉट वांट टू हैव नॉन वेज, बट जो नॉन वेजिटेरियन है उसको लगता होगा कि यार वेजिटेरियन तो घास फूस खा रहे हैं। तो मतलब नॉन वेजिटेरियंस को नॉन वेजिटेरियन ही पसंद है। तो सिमिलरली जो बंदे को स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना है, तो अगेन इट्स नॉट अ बैड वर्ल्ड टू बी इन, just because of the corporate governance issues, we feel it's not a space which we like. Some AIF fund manager deciding that, some company deciding on and investing in startups, they have their own rights. They have their own. They obviously they will also do their own due diligence, and that is the difference between us and Bharat Value Fund. So Anil ji, yes, matlab you are saying that they are investing in above 500 crore valuation. So I'll not say SMEs. मतलब जो जितना मुझे पता है thesis का, they are also investing in a lot of startups which are yet not profitable. Otherwise, if they are also moving into SMEs, then it's a good space to be in. Any other questions, guys? People can, matlab, there are a lot of people who have actually moved out after asking their questions, and I'll have happy to take any last questions if you have any. So मैं कोई भी मतलब I can answer if you have any queries regarding the fund, regarding the process, or otherwise I'll say goodbye to each one of you. You can go and enjoy your weekend. You can go and enjoy your Friday evening. Thank you guys for joining in and attending this session out. If you have any further queries, you can obviously reach out to us. Thank you for coming in. Bye bye.